टूटे रिश्तों की डोर। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। गांव के पुराने पीपल के पेड़ पर बैठी चिड़ियां अपने गीत गा रही थीं। हल्की धुंध ने पूरे गांव को ढक रखा था। इसी गांव के एक किनारे पर राम स्वरूप का घर था। मिट्टी से बने छोटे छोटे कमरे, सामने खुला आंगन और बीच में एक पुराना नीम का पेड़। राम स्वरूप के परिवार में उसकी पत्नी सरला, बड़ा बेटा मोहन, बहू प्रीति, छोटा बेटा करण और सबसे छोटी बेटी राधा रहती थी। परिवार बड़ा था मगर हालात बहुत साधारण। खेती बाड़ी ही उनका मुख्य सहारा था। राम स्वरूप एक मेहनती किसान था। सुबह होते ही वो खेतों में निकल जाता और देर शाम लौटता। सरला पूरे घर को संभालती, मोहन खेती में हाथ बटाता, जबकि करण पढ़ाई कर रहा था और आगे जाकर नौकरी करना चाहता था। राधा अभी स्कूल में थी और उसकी मासूमियत पूरे घर की जान थी। परिवार बाहर से देखने पर खुशहाल लगता था, मगर भीतर ही भीतर रिश्तों में दरारें पड़ रही थी। सबसे बड़ी वजह थी पैसा और जमीन। मोहन बड़ा बेटा होने के नाते मानता था कि खेती बाड़ी और जमीन सिर्फ उसी की होनी चाहिए। बहू प्रीति भी उसे उकसाती रहती थी। अरे मोहन, देखो ना, तुम्हारे पापा सारा ध्यान करण की पढ़ाई में लगा रहे हैं। अगर वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया तो जमीन का हिस्सा क्यों ले? मेहनत तो तुम कर रहे हो, तुम्हें ही हक मिलना चाहिए। मोहन चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में जहर घुलने लगा। करण दूसरी ओर इन सब झगड़ों से दूर रहना चाहता था। उसका सपना था कि पढ़ाई पूरी कर शहर जाकर नौकरी करे और अपने माँ पापा का सहारा बने। मगर मोहन और प्रीति की बातें अक्सर उसे चुभ जाती थीं। एक शाम खाने की मेज पर माहौल अचानक बिगड़ गया। राम स्वरूप ने कहा, मोहन बेटा, अगली फसल में थोड़ा हिस्सा हम करण की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। उसको कॉलेज की फीस जमा करनी है। इतना सुनते ही मोहन भड़क गया। हमेशा करण ही करण, और मैं जो खेतों में दिन रात पसीना बहा रहा हूँ उसका कोई मोल नहीं। बाबूजी, अगर सारा पैसा उसकी पढ़ाई पर ही लगाना था तो हमें खेती के लिए इतना मेहनत क्यों कराते हैं? सरला ने बीच बचाव करने की कोशिश की। बेटा, पढ़ाई पर खर्च करना बुरा नहीं है, वो भी तो तुम्हारा भाई है। लेकिन मोहन ने गुस्से में थाली उठा दी और जमीन पर पटक दी। बस माँ, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। जिस घर में मेरी मेहनत की कदर नहीं, वहाँ मैं क्यों रहूं? उस रात घर का सन्नाटा और भी भारी हो गया। राधा, जो अब तक कोने में चुप बैठी सब देख रही थी, धीरे से माँ के पास आई और बोली, माँ, भैया मोहन अब हमसे नाराज क्यों रहते हैं? क्या वो हमें छोड़ देंगे? सरला की आंखें भर आईं। उसने बेटी को सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, नहीं बेटी, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। ये घर है और घर कभी टूटते नहीं। पर सरला का दिल जानता था कि घर की दीवारें अब समय धीरे धीरे बीतता गया। घर के भीतर तनाव बढ़ने लगा। मोहन अब पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा। वो खेतों में काम तो करता, मगर घर लौटने पर अक्सर चुप रहता या बहू प्रीति के कान भरने पर गुस्से में आ जाता। प्रीति, जिसे शुरू से ही शहर की चकाचौंध भाती थी, मन ही मन चाहती थी कि मोहन अपने हिस्से की जमीन लेकर अलग हो जाए। वो हर समय उसे यही समझाती रहती, मोहन देखो ना, जिंदगी भर बाबूजी के पीछे पीछे खेतों में लगे रहे तो क्या मिलेगा? करण पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करेगा, बड़े बड़े पैसे कमाएगा, और हम कीचड़ में धान बोते रह जाएंगे। क्यों ना अभी से अपना हिस्सा अलग कर लें, अपनी जमीन बेचेंगे और शहर में मकान बनाएंगे, आराम से रहेंगे। मोहन का दिल डोलता। कभी वो सोचता, सच में क्यों न ऐसा करूं? मगर फिर बाबूजी का चेहरा याद आता और मन रुक जाता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। मामला था जमीन बंटवारे का। गांव के प्रधान ने सबको बुलाया। राम स्वरूप शुरू से ही चाहता था कि उसका परिवार एक साथ रहे, पर अब हालात हाथ से निकल रहे थे। प्रधान ने पूछा, राम स्वरूप, तुम्हारे दोनों बेटे जवान हो गए हैं, अब तुम ही बताओ, जमीन का क्या करना चाहते हो? राम स्वरूप ने धीमी आवाज में कहा, प्रधान जी, मेरी बस यही इच्छा है कि मेरा परिवार एक साथ रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी बेटे आपस में बट जाएं। जमीन बांट दी तो घर भी बट जाएगा। मोहन बीच में बोल पड़ा, लेकिन प्रधान जी, हमेशा एक ही बात, करण की पढ़ाई के नाम पर सब खर्च हो रहा है। मेरा हक कहाँ है? मैं कब तक इंतजार करूं? प्रधान ने मोहन की बात सुनी और गंभीर स्वर में बोला, बेटा, जल्दबाजी मत करो, बाप का दिल जानो। अगर घर बट गया तो न खेत खुश रहेंगे न आंगन। करण चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में केवल ये ख्याल था कि मोहन उससे नफरत क्यों करने लगा है। उसने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। उस रात घर में हलचल और भी गहरी हो गई। मोहन ने प्रीति से साफ कह दिया, मैं अब और नहीं सह सकता। बाबूजी को समझ में नहीं आता तो मैं ही कुछ करूंगा। जमीन का हिस्सा लेकर अलग हो जाऊंगा। प्रीति की आंखों में चमक आ गई। वही तो वो चाहती थी। सरला ने जब ये सुना तो उसका दिल जैसे चाकू से कट गया। रात को वो अकेली आंगन में बैठी रही। चांदनी चारों ओर बिखरी थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा ही अंधेरा था। राम स्वरूप पास आकर बोला, क्या सोच रही हो सरला? सरला ने आंसू पोंछे, सोच रही हूँ ये कैसा वक्त आ गया है। जिन बेटों को हमने एक ही थाली में खिलाया, एक ही ओट में पाला, वही अब बटने की बात कर रहे हैं। काश मैंने मोहन के दिल में कभी ये लालच पनपने ही न दिया होता।
रामस्वरूप ने गहरी सांस ली। ये लालच नहीं है सरला, ये वक्त का असर है। जब घर में तंगी हो तो रिश्तों पर बोझ पड़ता ही है। सरला चुप रही, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन सुबह राधा अपनी छोटी सी कॉपी लेकर आई और माँ से बोली, माँ देखो, मैंने एक कविता लिखी है। इसमें मैंने लिखा है कि घर तब तक घर है जब तक सब साथ हैं। अगर कोई अलग हो जाए तो घर अधूरा हो जाता है। सरला ने राधा को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें फिर भीग गईं। उसने सोचा, बच्चे भी समझ रहे हैं पर अमन क्यों नहीं समझता। कुछ हफ्तों बाद मोहन ने खुद ही ऐलान कर दिया, बाबूजी मैंने सोच लिया है, मैं अब अलग हो जाऊंगा। आप चाहे दें या ना दें, मैं पंचायत में जाकर अपना हिस्सा ले लूंगा। रामस्वरूप हतप्रभ रह गए। वो कुछ बोलना चाहते थे मगर शब्द गले में अटक गए। करण आगे बढ़ा और मोहन के सामने खड़ा हो गया। भैया, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ले लो मेरा हिस्सा भी, लेकिन इतना याद रखना, घर बांटकर कभी सुख नहीं मिलता। मोहन ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा, तुम्हारा हिस्सा तुम रखो, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। घर का आंगन जहाँ कभी हंसी खुशी गूंजती थी अब सिर्फ झगड़ों की आवाज से भरा था। रामस्वरूप उस रात देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहे। हवा ठंडी थी मगर उनके दिल में आग लगी हुई थी। उन्होंने धीरे से आसमान की ओर देखा और बुदबुदाए, हे भगवान, मैंने तो सिर्फ एक खुशहाल परिवार की दुआ मांगी थी, क्या यही फल है मेरी मेहनत का। गांव में होली का त्योहार आने वाला था। हर घर में रंग और मिठाइयों की तैयारी हो रही थी, लेकिन रामस्वरूप के घर में कोई रौनक नहीं थी। जहाँ कभी नीम की पत्तियां जैसे उनकी व्यथा सुन रही थी, वहीं अब मोहन अकेले अपने कमरे में बैठा रहता। प्रीति ने जिद पकड़ी हुई थी कि इस बार होली से पहले ही जमीन का बंटवारा होना चाहिए। सरला बार बार समझाती, प्रीति बेटा, ये तो त्योहार का समय है, इस वक्त अगर झगड़ा होगा तो सारी खुशियां मिट जाएंगी। लेकिन प्रीति ने कठोर स्वर में कहा, माँ जी अब और इंतजार नहीं होगा, मैं अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में नहीं डाल सकती। अगर अभी हिस्सा नहीं मिला तो हम अलग हो जाएंगे। रामस्वरूप का दिल टूटा जा रहा था। उसने सोचा था कि त्योहार पर सब एक हो जाएंगे, मगर हकीकत उल्टी हो रही थी। एक सुबह मोहन ने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया, मैंने पक्का निश्चय कर लिया है, अगली पंचायत में जाकर मैं अपना हिस्सा मांगूंगा। बाबूजी आप कुछ भी कह लें, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। सरला ने कांपती आवाज में कहा, बेटा ये घर तुम्हारा है, हिस्सा मांगने की क्या जरूरत, जब तुम्हारे बाबूजी जिंदा हैं तो सब तुम्हारा ही है। लेकिन मोहन ने कठोर स्वर में कहा, नहीं माँ, मुझे अपने हिस्से पर अभी हक चाहिए। कल को अगर कुछ हो गया तो पता नहीं करण सब कैसे हथिया लेगा। करण, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, भैया आप मुझे क्यों दोष देते हैं, मैंने तो हमेशा यही चाहा कि परिवार साथ रहे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सब हथियाना चाहता हूँ तो मैं अभी इस घर से चला जाता हूँ। ना मुझे जमीन चाहिए ना पैसा। ये सुनते ही सरला का दिल कांप उठा। उसने दौड़कर करण को गले से लगा लिया, नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे, इस घर की डोर अगर कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। मोहन ने तिरस्कार से देखा और कमरे से बाहर चला गया। राधा, जो सब कुछ देख रही थी, रोते हुए बोली, माँ क्या सचमुच हमारा घर टूट जाएगा, क्या अब हम सब एक साथ नहीं रहेंगे। सरला ने उसके आंसू पोंछे, नहीं बेटी, घर कभी नहीं टूटते, बस लोगों के दिलों में दरारें पड़ जाती हैं और वो दरारें ही घर को खोखला बना देती हैं। राधा ने धीरे से कहा, तो माँ क्या हम सब मिलकर वो दरारें भर नहीं सकते। सरला ने उसकी मासूम आंखों में देखा और सोचा, काश। रामस्वरूप ने कई रातें नींद खोकर गुजारी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अगर मोहन की जिद पूरी करनी है तो करनी पड़ेगी। अगली पंचायत में उन्होंने ऐलान कर दिया, प्रधान जी मुझे अब और झगड़ा नहीं चाहिए, मोहन को उसका हिस्सा दे दिया जाए। ये सुनते ही मोहन और प्रीति की आंखों में खुशी चमक उठी। करण का चेहरा बुझ गया, उसे लगा जैसे घर का आधा आंगन ही सूना हो गया हो। सरला वहीं बैठी रो रही थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। प्रधान ने कहा, ठीक है, जैसा रामस्वरूप चाहता है वैसा ही होगा, मोहन को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा, लेकिन याद रखना बेटा, हिस्सा तो मिल जाएगा पर परिवार का साथ खो दोगे। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही दिनों में मोहन ने अपने हिस्से पर अलग झोपड़ी बनवानी शुरू कर दी। प्रीति हर दिन वहाँ जाकर काम देखती और मन ही मन खुश होती। राधा अक्सर उस झोपड़ी के पास जाकर पूछती, भैया आप सच में अलग हो जाओगे, तब मैं किसके साथ खेलूंगी। मोहन पहले चुप रहता, लेकिन एक दिन उसने झुंझलाकर कहा, राधा तुम समझती क्यों नहीं, अलग होने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम जब चाहे मेरे पास आ सकती हो। राधा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन भैया क्या मैं दोनों जगह एक साथ रह सकती हूँ। मोहन उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। सरला दिन ब दिन उदास होती जा रही थी। घर का आंगन अब उसे आधा अधूरा लगता। पहले जहाँ हंसी ठिठोली होती थी वहाँ अब सन्नाटा छा गया था। रात को वो रामस्वरूप से बोली, क्या यही दिन देखने के लिए हमने बच्चों को पाला था, एक बेटा अलग हो रहा है और दूसरा चुपचाप सब सह रहा है। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली, सरला यही जिंदगी है, रिश्तों को बांध कर रखना आसान नहीं होता, पर याद रखो वक्त सब ठीक कर देगा।
लेकिन सरला जानती थी कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे नई झोपड़ी बनकर तैयार हुई, मोहन का व्यवहार और बदलता गया। वो अब अपने हिस्से की जमीन पर ही काम करता और पुराने घर में सिर्फ जरूरी काम से आता। एक दिन उसने खुलकर कह दिया, अब से मेरी जमीन, मेरी फसल और मेरी कमाई अलग होगी। किसी को इसमें बोलने का हक नहीं है। ये सुनकर सरला का दिल बैठ गया। करण ने धीरे से कहा, भैया ये सब कहने की जरूरत नहीं थी, हम तो वैसे भी आपका हक छीनने वाले नहीं थे। मोहन ने तिरस्कार से हंस दिया, तुम्हें समझना मुश्किल है करण, दुनिया सिर्फ बातों से नहीं चलती, हक जताना पड़ता है। होली का दिन आया। गांव भर में रंग उड़ रहे थे, ढोलक बज रही थी, बच्चे हंसी खुशी दौड़ रहे थे। लेकिन राम स्वरूप के घर में रंग फीके थे। करण ने आंगन में गुलाल रखा, मगर मोहन अपने हिस्से में बैठा रहा। राधा दौड़ती हुई वहां पहुंची और बोली, भैया आओ ना, रंग लगाएंगे। मोहन ने उसे धीरे से धकेल दिया और कहा, जाओ राधा, मैं व्यस्त हूँ। राधा का चेहरा उतर गया। सरला दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी दुनिया तो मेरे सामने बिखर रही है। अगर यही सच है तो क्या अब कभी ये घर फिर से एक नहीं हो पाएगा? मोहन ने जब अपने हिस्से की जमीन संभाल ली तो प्रीति का मन और बढ़ गया। अब वो रोज रोज मोहन से कहती, देखो गांव में रहकर क्या मिलेगा, जमीन तो थोड़ी सी ही है, अगर इसे बेच दे तो शहर में अच्छा सा मकान ले सकते हैं। वहाँ बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हैं, सुख सुविधाएं हैं। यहाँ तो बस मेहनत और गरीबी है। मोहन पहले तो चुप रहता, मगर धीरे धीरे प्रीति की बातें उसके दिल पर असर करने लगी। एक दिन उसने राम स्वरूप और सरला के सामने कहा, बाबूजी, मैंने सोच लिया है, मैं अपना हिस्सा बेचकर शहर चला जाऊंगा। ये सुनते ही जैसे पूरे घर पर बिजली गिर गई। सरला सन्न रह गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, अगर तू चला जाएगा तो ये घर अधूरा हो जाएगा, हमें तेरी परछाई भी नहीं दिखेगी। क्या तू अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देगा? मोहन ने नजरें झुका ली, लेकिन प्रीति ने बीच में कहा, माँ जी आप गलत समझ रही हैं, हम अलग तो हो रहे हैं लेकिन रिश्ता तो बना रहेगा। जब चाहे हम आ सकते हैं, आप भी आ सकती हैं। राम स्वरूप ने गहरी भारी आवाज में कहा, प्रीति, रिश्ते अगर दूरी से निपटे तो आज कोई घर न टूटता। मोहन बेटा, तू अगर चला जाएगा। मोहन के अलग होने के बाद घर का सारा बोझ करण के कंधों पर आ गया। खेत की देखभाल, पढ़ाई और माँ पिता की सेवा सब अकेले वही संभालता। रात को वो देर तक पढ़ाई करता और दिन में खेतों में काम करता। सरला उसे देखकर रो उठती, बेटा इतना बोझ मत उठा, तेरी उम्र तो सपनों की है, संघर्ष की नहीं। करण मुस्कुराकर कहता, माँ आप चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ ये घर कभी अधूरा नहीं होगा। मैं अपने सपनों की कीमत पर भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। सरला ने उसके सिर पर हाथ फेरा और रो पड़ी, तू तो सच में मेरा सहारा है बेटा। राधा हर दिन भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ती और प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे घर को पहले जैसा बना दो, मेरे दोनों भैया फिर से साथ रहें, मेरी माँ फिर से मुस्कुराएं, मेरे बाबूजी की आंखों से आंसू मिटा दो। मंदिर की घंटियों के बीच उसकी मासूम आवाज जैसे पूरे गांव को सुनाई देती। आखिर वो दिन आ ही गया जब मोहन ने अपनी जमीन बेच दी। शहर से एक व्यापारी आया और सौदा तय हो गया। मोहन और प्रीति ने अपने सामान बांध लिए। जिस घर में मोहन ने बचपन बिताया था, उसी घर से वो अब हमेशा के लिए दूर जा रहा था। सरला का रो रोकर बुरा हाल था। उसने मोहन का हाथ पकड़ लिया, बेटा मत जा, तेरे बिना मैं अधूरी हो जाऊंगी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने माँ का हाथ धीरे से छुड़ा दिया। माँ आप समझो, मैं ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। शहर में जाकर मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तब आप सबको अपने पास बुला लूंगा। राम स्वरूप चुपचाप खड़े रहे। उनका गला भराया था। उन्होंने बस इतना कहा, जाओ बेटा, अगर यही तेरी खुशी है, पर याद रखना, शहर की चमक दमक अक्सर रिश्तों की रोशनी बुझा देती है। करण और राधा खामोश खड़े रहे। उनकी आंखें सिर्फ ये सवाल कर रही थी, भैया क्या तुम सचमुच हमें छोड़कर जा रहे हो? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन के जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया। आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट थी, पर इंसानी हंसी कहीं खो गई थी। राधा अक्सर आंगन में बैठी मोहन का नाम पुकारती, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। सरला हर शाम नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सोचती, कभी इसी आंगन में दोनों बेटे साथ खेलते थे, आज एक चला गया और दूसरा सब बोझ उठाए बैठा है। हे भगवान, क्या यही माँ बाप का फल होता है? राम स्वरूप चुप रहते। उनके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलकती। शहर जाकर मोहन ने नया मकान किराए पर लिया। प्रीति खुश थी। वहाँ बिजली, पानी, दुकानें, स्कूल सब कुछ पास था। लेकिन शहर की भीड़ और भागदौड़ में मोहन का मन घुटने लगा। खेतों की मिट्टी की खुशबू, गांव की शांति, माँ की गोद, बाबूजी का साया, सब उसे याद आता। प्रीति उसे समझाती, मोहन अगर हमें आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। गांव और परिवार में रहकर कभी बड़ा नहीं बन सकते। मोहन चुपचाप उसकी बातें सुनता, लेकिन रात को तकिए में चेहरा छुपाकर रो पड़ता। गांव में करण ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेती भी संभालनी शुरू कर दी। अक्सर वो पढ़ाई का समय खेतों में ही गुजार देता।
एक दिन सरला ने उसे किताब बंद करते देखा और बोली, बेटा तू क्यों अपनी पढ़ाई से समझौता कर रहा है? करण मुस्कुरा दिया, माँ अगर मैंने पढ़ाई कर भी ली तो खुशी किसके लिए होगी? मेरी असली खुशी तो आपकी मुस्कान में है। जब तक आप सब ठीक हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सरला ने उसके सिर पर हाथ फेरा और रो पड़ी। तू तो सच में मेरा सहारा है बेटा। रामस्वरूप अब पहले से और चुप रहने लगे थे। खेतों में जाते लेकिन उनकी चाल धीमी पड़ गई थी। कई बार वे नीम के नीचे बैठ जाते और दूर कहीं खो जाते। एक शाम उन्होंने सरला से कहा, सरला, लगता है मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची। मैं अपने बच्चों को साथ देखकर ही आंख बंद करना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। सरला रो पड़ी। ऐसा मत कहो जी, सब ठीक होगा, भगवान से उम्मीद रखो। रामस्वरूप ने आसमान की ओर देखा और कहा, काश भगवान सचमुच उम्मीदें पूरी करता। 20 हफ्तों से बीमार रहने लगे थे। खेत में काम करते हुए उन्हें अक्सर चक्कर आने लगते। एक दिन अचानक वो खेत में ही गिर पड़े। गांव के लोग दौड़कर उन्हें घर लाए। सरला का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने करण को पुकारा, बेटा तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अब क्या होगा? करण तुरंत डॉक्टर को बुलाने भागा। गांव का डॉक्टर आया और दवा दी। उसने गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत नाजुक है, अगर अच्छे अस्पताल में इलाज न कराया गया तो मुश्किल हो सकती है। सरला का दिल दहल गया। सरला ने तुरंत सोचा कि मोहन को खबर दी जाए। उसने राधा से कहा, बेटी तेरे भैया को खबर कर, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन पिता की बीमारी की बात सुनकर जरूर आएगा। राधा ने तुरंत चिट्ठी लिखी और गांव के डाकघर से भेज दी। चिट्ठी में बस इतना लिखा था, भैया बाबूजी बहुत बीमार हैं, अगर तुम्हें परिवार की परवाह है तो एक बार वापस आ जाओ, तुम्हारी राधा। इस बीच करण ने बाबूजी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने की कोशिश की। उसकी किताबें जिनसे वो आगे पढ़ाई करना चाहता था उसने बेच दी। सरला ने जब ये देखा तो कांप उठी। बेटा तूने अपनी पढ़ाई क्यों कुर्बान कर दी? करण ने शांत स्वर में कहा, माँ बाबूजी की जिंदगी मेरी पढ़ाई से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर वो ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से पढ़ लूंगा, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो कोई किताब उनकी जगह नहीं ले सकती। सरला ने उसे गले से लगा लिया। तू तो सचमुच इस घर की नींव है करण। चिट्ठी पाकर मोहन बेचैन हो गया। शहर की दौड़ भाग और शोरगुल के बीच ये खबर उसके दिल को हिला गई। प्रीति ने कहा, मोहन हमें अब पीछे नहीं देखना चाहिए, वहाँ जाकर क्या मिलेगा? गांव की गरीबी और बोझ ही तो है। लेकिन मोहन का दिल फट रहा था। उसने सख्ती से कहा, प्रीति ये समय तर्क का नहीं है। मेरे बाबूजी बीमार हैं और मैं बेटा होकर उनके पास न जाऊं। अगर तू नहीं आना चाहती तो मत आ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। प्रीति मजबूरी में चुप रह गई। 2 दिन बाद मोहन गांव पहुंचा। जैसे ही उसने बाबूजी को चारपाई पर लेटा देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उनके पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबको बहुत दुख दिया। शहर जाकर समझ आया कि असली सुख पैसे में नहीं। आपकी कहानी यहीं पर समाप्त होती है।